गुड मॉर्निंग एवरीवन। एन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो या बिहार दरोगा परीक्षा, सभी में एक समान रूप से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होता है या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भूगोल के बारे में कि भूगोल है क्या। तो भूगोल दो शब्दों भू प्लस गोल से बना है। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल, यानी पृथ्वी हमारी गोल है, इसके बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन यानी भूगोल का मतलब एक शब्द में कहा जाए तो पृथ्वी का अध्ययन होता है। इसको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय यूनान वासियों का है। किनको है? इनको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? यूनान वासियों को। यूनान वासियों ने सबसे पहले भूगोल के बारे में व्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत की। सबसे पहले हेकेटियस ने अपने पुस्तक जस परियोडस में इसका व्यवस्थित रूप दिया। स्वतंत्र रूप विषय के रूप में बात की जाए तो इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में होती है। अब जानते हैं इसके भूगोल के जो जनक होते हैं उनके बारे में। तो भूगोल के जनक के रूप में हम हेकेटियस को जानते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक कहें तो अलेक्जेंडर वान वोल्ट को मानते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को मानते हैं। विश्व मानचित्र का जनक अनेक्सिमेंडर को मानते हैं। विश्व ग्लोब का जो निर्माता है उसे हम लोग मार्टिन वैहम के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग जिसने किया था वो एराटोस्थेनीज था। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को मानते हैं। अब भूगोल से संबंधित कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई है। इसमें जो प्रमुख परिभाषा है उसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो पहली परिभाषा के अनुसार भूगोल पृथ्वी के उस भाग को जिन पर मानव रहता है को भूगोल कहते हैं। यानी पृथ्वी का वह भाग जिस पर मानव निवास करता है, रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। सही भाग को नहीं, जिस पर मानव रहता है उसी भाग को कहेंगे। यह ऐसा कहना आर्थर होम्स का है। दूसरा है भूगोल पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में दिखने का आभामय विज्ञान है। भूगोल क्या है? तो पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में दिखने का आभामय क्या है? तो एक विज्ञान है। ऐसा कहना क्लॉडियस टॉलमी का है। अब इस विषय के तहत हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मांड से संबंधित परिभाषा को हम लोग जानते हैं। तो ब्रह्मांड की परिभाषा के रूप में सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड, कॉस्मस, यूनिवर्स या विश्वोत्पत्ति कहते हैं। यानी ब्रह्मांड की जो परिभाषा दी गई है कि एक सूक्ष्म कण यानी सबसे छोटे कण से लेकर विशालकाय गैलेक्सियों यानी आकाश गंगाओं के सम्मिलित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स या कॉस्मोस भी कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि लिखिएगा निम्नलिखित में ब्रह्मांड को कहा जाता है, दे देगा कॉस्मोस और 3 ऑप्शन और रहेंगे, तो आपको जो उचित लगेगा वो मारना होगा। तो हम लोग परिभाषा के हिसाब से कॉस्मोस मारेंगे या कॉस्मोस पर दाग लगाएंगे। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से विभिन्न तरह के सिद्धांत विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से मुख्य सिद्धांत को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे पहला महाविस्फोट का सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे पहले जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 से 96 के आसपास दिया था। दूसरा इसका है साम्यावस्था या सतत सृष्टि का सिद्धांत। इसको थॉमस गोल्ड एवं हर्मन डी बॉन्डी ने प्रस्तुत किया था। तीसरा सिद्धांत है दोलन का सिद्धांत। इसको डॉक्टर एलन सर्नेजा ने प्रस्तुत किया था। चौथा सिद्धांत है स्थिति सिद्धांत। इसको अलेन गुथ ने प्रस्तुत किया था। तो हम लोग जो महत्वपूर्ण है सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा महाविस्फोट का उसका अध्ययन करेंगे। तो इसको बिग बैंग भी थ्योरी भी कहते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड अणु से लेकर गैलेक्सी तक जो था एक छोटे से बिंदु के रूप में समाहित था और इसका तापमान एवं घनत्व बहुत अधिक था, यानी कि अनंत था। अचानक अधिक संकेंद्रण के कारण इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होकर के ये
फैल गया। फैलने के कारण अणु परमाणु का निर्माण हुआ, पिंडों का निर्माण हुआ और विभिन्न ग्रह नक्षत्र इत्यादि बने। और यह जो घटना हुई थी आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष हुई थी, ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये विभिन्न गैलेक्सियों का एक समूह है और इन्हीं गैलेक्सियों में एक हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसको कहते हैं मिल्की वे। इन प्रत्येक गैलेक्सियों में लगभग 100 करोड़ से अधिक तारे होते हैं और प्रत्येक गैलेक्सी यानी कि पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की बात की जाए तो इसमें लगभग 1000 अरब गैलेक्सी हैं। 1000 अरब गैलेक्सी हैं और उन्हीं गैलेक्सियों में एक गैलेक्सी है हमारा मिल्की वे, जिसको हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। और उसी आकाश गंगा का एक पार्ट है सूर्य। क्या है? एक पार्ट सूर्य है और इसी सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाते हैं ग्रह और इन्हीं ग्रहों में एक हमारी है पृथ्वी। अब हम लोग जानते हैं कि तारों का निर्माण कैसे। सूर्य क्या है? तो एक तारा है। तो अब हम जानते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो तारों का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन विधि से। अब नाभिकीय संलयन विधि क्या है? तो जो दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग नाभिकीय संलयन क्रिया का नाम देते हैं। और तारे की बात की जाती है, इस तारे में अधिकांश जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा होती है, उसके बाद हीलियम की मात्रा होती है। और हाइड्रोजन हीलियम के संयोग करने की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी कि इनके संलयन के फलस्वरूप जो है बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उन्मुक्त होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। तो इस मात्रा में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है और ये तब तक नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में न बदल जाए। तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ये ऊर्जा का विमुक्तीकरण करता है। अगर हीलियम हाइड्रोजन हीलियम में नहीं बदलेगा तो ऊर्जा भी विमुक्त होगी नहीं होगी और संलयन की क्रिया भी नहीं होती। तो इस बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा विमुक्त होती है, तो ऊर्जा विमुक्त होने के कारण जो हीलियम जो हाइड्रोजन जो हीलियम में बदलता है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का जो कलर है शुरू में जो ब्लू होता है, यानी तारे का कलर जो ब्लू होता है वो पीला पीला के बाद फिर लाल होना शुरू करता है। जब ये लाल होता है तो लाल होने के बाद क्या होता है कि ये अंतिम अवस्था में, यानी कि इनका तापमान कम होने की वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल। और जब लाल हो जाते हैं तो इसको कहते हैं लाल दानव। और जब ये लाल दानव में बदल जाते हैं तो यहाँ पर जो है एक घटना होती है, अभिनव तारा का उत्पादन होता है। जब ये पूर्ण रूप से यहाँ पर लाल हो जाते हैं, लाल होने के बाद इसके जो एक स्थिति आती है तो यहाँ पर तारे में विस्फोट होता है। तो जब तारे में विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के पास एक छोटे से होल रह जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना या कृष्ण छिद्र कहते हैं। और इसको हम लोग विस्फोट को बोलते हैं अभिनव तारा। क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। अभिनव तारा। और ये जो कृष्ण छिद्र बना, इसको सबसे पहले भारत के एक वैज्ञानिक जो थे
वो उनका नाम था एस चंद्रशेखर। इन्होंने इस घटना का सबसे पहले अध्ययन किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी में। और इस घटना को अध्ययन करने के बाद लंदन में प्रसारित किया। लंदन में प्रसारित कब किया? 1935 ईस्वी में। आगे चल करके 1983 ईस्वी में इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि तारामंडल। तो आप लोगों ने आकाश में देखा होगा कि इस तरह के जो है तारे हमेशा आकाश में दिखाई पड़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। और इस तो सप्तऋषि बोलते हैं। इस तरह के आकाश में बहुत सारे तारे हैं। तो तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल। और इस तरह के तारामंडलों की संख्या हमारे ब्रह्मांड में कितने हैं? 88 है। कितने हैं? 88। कहीं कहीं पर 88 की जगह पर 89 भी लिखा रहता है। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में 88 नहीं होगा तो 89 को मारेंगे चिन्ह, और 89 नहीं होगा तो 88 को मारेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद सौर मंडल के बारे में इसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कैसा है? आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे कैसी है? हमारे मिल्की वे का आकार जो है सर्पिलाकार है। बहुत सारे मिल्की वे ऐसे आकाशगंगाएं जो है गोलाकार है, लंबा है। लेकिन हमारी जो आकाशगंगा है इसका आकार सर्पिलाकार है, जिसपे हम लोग रहते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला चैप्टर हमारा होगा भूगोल से संबंधित सौर मंडल। तब तक के लिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो आगे बनाते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।